एवरीवन, दिस इज वर्षा राठी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जो हमारा पार्ट 2 है उसे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने चैप्टर में देखा था कि जो हमारे चैप्टर्स के ऑपरेशंस हैं वो तो इस चैप्टर में, पर प्रीवियस चैप्टर के ये ऑपरेशंस को और ये जो हमारे म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं तो उनको हमें किस तरह से देखना है कि मान लो कि जैसे अगर हमें कोई डेटा टाइप दे दिया गया तो हम किस डेटा टाइप को कहाँ पर यूज करेंगे वो हम आज देखने वाले हैं। पर ये जो डेटा टाइप्स हैं जैसे इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग, टपल्स, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, तो ये सारी चीजें हमने पिछले पार्ट में पढ़ी थी कि क्या चीज क्या है, क्या म्यूटेबल है, क्या इम्यूटेबल है, किसको चेंज कर सकते हैं, किसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हमने अपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ी थी। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं डिसाइडिंग यूजेज ऑफ पाइथन डेटा टाइप्स, यानी कि जितने भी डेटा टाइप्स हमने पढ़ लिए, ये जो स्ट्रिंग, टपल, ये सब हमने पढ़ा, तो ये सब हमारे डेटा टाइप्स हैं। तो अब किस डेटा टाइप का यूज हमें कहाँ पर करना है तो ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम स्ट्रिंग का यूज करें, कहाँ पे टपल का यूज करें, कहाँ पे लिस्ट का यूज करें, कहाँ पे डिक्शनरी का यूज करें, क्योंकि कुछ इसमें चेंज हो जाते हैं और कुछ चेंज नहीं हो पाते। तो इसलिए हमें सोच समझ इनका यूज करना पड़ता है। तो स्टार्ट करें अगर, तो क्या बोला देखो कि अगर हमें लिस्ट का यूज करना है तो हम लिस्ट का यूज क्या करेंगे, जहाँ पे हमें ऐसी सिंपल चीजें, सिंपल कलेक्शन रखना है जिसको हम क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके। क्यों? क्योंकि लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। सो इट इज प्रेफर्ड टू यूज लिस्ट व्हेन वी नीड अ सिंपल इटरेबल कलेक्शन ऑफ डेटा दैट मे गो फॉर फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशंस, यानी कि अगर हमें कुछ चीजें मॉडिफाई करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट का यूज कर सकते हैं। क्योंकि लिस्ट क्या करेगी, उसमें सिंपल कलेक्शन, यानी कि आप उसमें अलग अलग चीजें कलेक्ट करके रख सकते हो अपनी लिस्ट के अंदर। साथ ही साथ में अगर आपको उस लिस्ट में से कुछ चेंजेस करने हैं तो आप उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हो। तो लिस्ट म्यूटेबल है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे एग्जांपल देखा है, मान लो कि एक क्लास में स्टूडेंट है, उनकी लिस्ट बनाई, तो उनको अपडेट करना क्या रहेगा, अगर लिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स के नाम एंटर करवाओगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि मान लो कि अगर कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन किया है क्लास को तो एक नए बच्चे को ऐड कर सकता है। कोई पुराने बच्चे ने अगर क्लास छोड़ दी तो उस पुराने बच्चे का नाम भी वहां से हटा सकते हैं। तो इस तरह से अगर मॉडिफिकेशन करनी है लिस्ट में तो हम कर सकते हैं। दूसरी चीज बात करी गई है टपल की। तो टपल क्या है, टपल का कह सकते हैं, टपल आर यूज्ड व्हेन वी डू नॉट नीड टू चेंज चेंज इन द डेटा, यानी कि जब हमें अपने डेटा में कोई भी चेंज नहीं चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे, टपल का यूज करेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल क्या दिया है कि नेम ऑफ मंथ है ईयर, जो महीनों के नाम है वो तो फिक्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये तो चेंज नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमें कोई भी चेंज नहीं करना और ये जैसे है वैसे ही ठीक है। तो अगर हमें डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं करने तो वहां पे हम क्या करेंगे, टपल का यूज करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे दी है व्हेन वी नीड यूनिकनेस ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि हमें क्या चाहिए, अगर हम नहीं चाहते कि हमारे एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो जाए, यानी कि डुप्लीकेट हो जाए एक दूसरे के, तो उसको अवॉइड करने का हम किसका यूज कर सकते हैं, सेट्स का यूज कर सकते हैं। सेट्स क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेफर करते हैं कि वो अपने जो उनके अंदर डेटा है उसको डुप्लीकेट ना होने दे। सेट सिर्फ सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करता है, तो उसमें सिर्फ सिंगल वैल्यू जो यूनिक वैल्यू है वही हमें मिलेंगी, रिपीटेड वैल्यूज नहीं मिलेंगी। तो रिपीटेड वैल्यूज को अवॉइड करने के लिए आपको सेट्स का यूज करना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पे क्या दिया है, दूसरी चीज दे रखी है कि अगर आपको क्या चाहिए, यहाँ पे देखो, if our data is being constantly modified or need a fast lookup based on the custom key or we need a logical association between the key value pair, it is advised to use dictionary। तो अगर हम अपने डेटा को बहुत ही जल्दी चेंज करना है, उसको बहुत जल्दी मॉडिफाई करना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। तो जो हमारी डिक्शनरी होती है उसमें की वैल्यू पेयर होता है और अगर हमें उसे कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहना है लॉजिकल एसोसिएशन के दौरान भी तो हम डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। तो आगे आपको समझ में आ रहा कि कहाँ पर आप लिस्ट का यूज करोगे, कहाँ पे टपल का यूज करना है, कहाँ पे सेट यूज होंगे, कहाँ पे डिक्शनरी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। अब बात करते हैं अपने ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स हमारे किस तरह से काम करते हैं, एन ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वैल्यू, यानी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे, अगर हमें लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जिसमें से हमारे अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हैं, जिसमें से पहला कौन सा हमारा, अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो पाइथन क्या करता है, सपोर्ट करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन को, जो हमें अलाउ करता है अपने जो मैथ्स के बेसिक फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करने के लिए। और साथ ही साथ में किसके लिए अलाउ करता है, हमारे डिवीजन के लिए, फ्लोर डिवीजन। इसमें 3 टाइप के डिवीजन है, मॉड्यूलर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंशियल। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन से परफॉर्म करते हैं। तो सबसे
सबसे पहले हमारा सबसे बेसिक क्या है, एडिशन का। तो एडिशन क्या करता है, प्लस का साइन लगाओगे किसी भी दो नंबर्स के बीच में, किसी भी चीज के बीच में, किसी स्ट्रिंग के बीच में भी लगा सकते हो, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, ऐड होकर आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया num1 इज इक्वल टू 5, num2 इज इक्वल टू 6। अब num1 और num2 के बीच में अगर आपने प्लस का साइन लगा दिया तो वो क्या समझेगा कि इसे ऐड करना है, फिर वो आपको ऐड करके इनकी वैल्यू दे देगा कि 11 आ जाएगी। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हो कि स्ट्रिंग 1 क्या है, हेलो, और स्ट्रिंग 2 है इंडिया, और दोनों को ऐड कर देगा तो हेलो इंडिया लिखकर आ जाएगा। तो अगर आप एडिशन सिंबल का यूज करोगे तो आपको चीजें ऐड होकर मिल जाएंगी। दूसरा दे रखा है ऑपरेटर में अगर आप माइनस का यूज करते हो यानी कि सब्ट्रैक्शन, तो क्या होगा, आपको वैल्यूज माइनस होकर मिलेंगी। जैसे num1 इज इक्वल टू 5, num2 इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे num1 माइनस num2 करोगे तो 5 माइनस 6 करोगे तो आपको -1 देखने को मिलेगा। जो बेसिक ऑपरेटर्स आपने अपने बचपन में पढ़ रखे हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह काम करेगा। मल्टीप्लाई के लिए हम इस तरह से क्रॉस का यूज नहीं करते, हम स्टार का यूज करते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए ये वाला सिंबल हम अपने ऑपरेटर्स में लगाता है, और मल्टीप्लाई क्या करता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू दे देगा। अब इसी तरह अगर नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो टेबल वाली जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, पर अगर आप स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्ट्रिंग क्या है, रिपीट होकर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि str1 इज इक्वल टू इंडिया। अब आपने क्या किया, str1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बार यहाँ पे इंडिया लिखकर आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। अब पहला दे रखा है डिवीजन, तो 3 डिवीजन है, पहला डिवीजन, दूसरा मॉड्यूलस, फिर फ्लोर डिवीजन। तो डिवीजन पहला वाला तो क्या है, सिंपल जो हम लोग करते हैं, num1 इज इक्वल टू 8 दे रखा है, num2 इज इक्वल टू 4 दे रखा है। अब इन्होंने बोला कि num2 बाय num1 करो यानी कि 4 बाय 8 करो, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.5। तो ये तो हो गया नॉर्मल डिवीजन जो हम लोग करते हैं। अब इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा दे रखा है यहाँ पे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस यहाँ पे परसेंटेज के साथ में है, इसका ये अपना ऑपरेटर का सिंबल है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे हमें कोई डिवीजन करने के बाद क्वेश्चन नहीं, हमें रिमाइंडर जो है वो शो करेगा, रिटर्न द रिमाइंडर। जैसे इसमें था कि देखो, जैसे num1 क्या हमें 13 दे रखा है, num2 क्या दे रखा है 5, बोला है कि num1 परसेंटेज num2 यानी कि num1 परसेंटेज num2। जब डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो यहाँ पे 3 हमें रिमाइंडर का मिलेगा। तो जो नॉर्मल डिवीजन होता है उसमें आपको क्वोशिएंट मिलता है, और जो आपका मॉड्यूलस होता है उसमें आपको रिमाइंडर मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट डिवीजन है वो है हमारा फ्लोर डिवीजन। इसमें क्या होता है, डिवीजन के हम 2 साइन इस तरह से लगाते हैं। इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे num1 क्या है 13, num2 क्या है 4। जब आप क्या करोगे, num1 मॉड्यूलस 4 फ्लोर डिवीजन लगाओगे num2 के साथ में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे 3 देखने को मिलेगा। किस तरह से आया कि जैसे 13 बाय 4 है, अब आपने जब इसे डिवाइड किया तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 12 होता है। तो अब ये पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, तो ये डेसिमल पार्ट जो है ये इसमें से हटा देता है। मान लो कि अब 13 से डिवाइड करना था, तो आप क्या करोगे, इस तरह से 13 अंदर लिखोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12। उसके बाद क्या बच जाएगा, रिमाइंडर में 1 बचेगा। और जब पूरी तरह डिवाइड करोगे तो डेसिमल लगाओगे, 0 लिखोगे, तो 4 2 8, और फिर लास्ट में 5, 3.25 पूरा आंसर आता है डिवाइड करने पर। जो हमारा फ्लोर डिवीजन होता है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आगे वाली वैल्यू को लेता है, और जो हमारा पीछे वाली जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है उसको वो नहीं कंसीडर करता। तो फ्लोर डिवीजन में क्या आता है, सिर्फ डेसिमल से आगे वाली वैल्यूज लिखी जाती है। तो अब समझ में आया होगा। अगर बात करें एक्सपोनेंट की, तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है जो हम पावर निकालते हैं उसके लिए। तो 1 स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और अगर साथ में 2 स्टार लगे हैं तो उसका मतलब है कि अब हमें पावर निकालनी है। num1 क्या रखा है, num1 दिया है 3, num2 दिया है 4। अब बोला है कि num1 और 2 बार स्टार यानी कि पावर बोली है, पावर num2 यानी कि हमने क्या किया, 3 की पावर यहाँ पे क्या कर दी हमने 4, यानी कि ऐसा कर सकते हैं 3 की पावर 4, और इसकी पावर लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 81 हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये जो हमारा एक्सपोनेंट है वो काम करता है। तो आगे आप समझ में आएगा कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन किस तरह से काम करते हैं। अगर बात करें अपने रिलेशन ऑपरेटर्स की, तो रिलेशन ऑपरेटर्स क्या है, पहला दे रखा है हमें डबल इज इक्वल टू लगा कर दे रखा है। तो डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, जब हम कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज को, क्या ये सही है, उसके बराबर है या नहीं। तो मान लो मैंने कहा कि 1 इज इक्वल टू 2, तो ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि 1 तो 2 के बराबर हो ही नहीं सकता। पर अगर मैंने कहा 0 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो यानी कि डबल टाइम्स जब हम इक्वल टू का यूज करते हैं तो वो हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। तो आई होप समझ में आएगा कि जो इक्वल टू है वो किस तरह से यूज हो रहा है। जैसे क्या दिया यहाँ पे, num1 इज इक्वल टू num2, तो ये क्या फॉल्स स्टेटमेंट है, num1
और num2 आपस में मतलब बराबर कैसे हो सकते हैं, वो बराबर नहीं हो सकते। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 बार इक्वल टू का यूज करते हैं। और अगर हमें सीधा सीधा बोलना है कि वो इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू, तो हम मैथ में कैसे करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। और पाइथन लैंग्वेज में किस तरह से करेंगे, ऐसे पहले एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे और फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो इसका मतलब हो जाए कि ये नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है। तो नॉट इक्वल टू नहीं, जब हमें बताना है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है, तो हम इस तरह से इसका यूज करेंगे। अब ग्रेटर देन का वैल्यू आपको पता है कि ये इससे बड़ा है। जैसे मान लो कि मैंने लिखा 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे यूज होगा। आप बता रहे हो कि कोई वैल्यू क्या है, कोई वैल्यू इससे बड़ी है, तो ग्रेटर देन का यूज करोगे। उसी तरह अगर आपको क्या करना है, लेस देन का यूज करना है, तो वहां पे लेस देन का सिंपल लगाओगे कि ये क्या है, छोटी है। जैसे num1 इज लेस देन num3, मान लो कि वैल्यू 1 क्या है, 1 है, और 3 क्या है, 3 है, तो हमने बोल दिया कि num1 इज लेस देन 3, तो ये तो हो जाएगा ट्रू। पर अगर मैंने क्या कह दिया, अगर मैंने कह दिया कि नंबर है 3 और num2 है num3 है 1, तो मैं कह रही हूँ कि जो 3 है वो छोटा है 1 से, तो ये क्या है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इस तरह से आप समझ में आया होगा। उसी तरह अगर बात करें, जैसे हम मैथमेटिकल क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन लगाते हैं, हम कहते हैं कि जैसे 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो x। अब हमारा x क्या हो सकता है, x1 भी हो सकता है, x0 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है। तो इन 3 कंडीशन के लिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा क्या बोला, 2 इज, एक मिनट, अगर मैंने बोला 2 इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। उसी तरह 2 इज ग्रेटर देन 1, ये भी ट्रू है। तो मैंने साथ ही में यहाँ पे क्या किया था, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया था, ये मैथ्स में होता है इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इज इक्वल टू 2, तो ये कंडीशंस क्या है, ठीक बैठी यहाँ पे। पर अगर क्या हो, अगर हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस को अपनी पाइथन लैंग्वेज में कंप्यूटर में लिखना है, तो उसके लिए हम सेम सिंबल का यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों का यूज करना पड़ेगा, यानी कि ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी। और अगर लेस देन बता रहे हैं तो उसके साथ भी इक्वल टू का यूज करना पड़ेगा, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू। तो ये दोनों चीजें आए हुए आपको समझ में आएगी कि रिलेशन ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या है, जैसे पहला दिया है सिर्फ सिंगल इक्वल टू, तो उसका मतलब है कि ये सिर्फ बराबर करने के लिए बात कर रहा है कि बराबर है या नहीं। और डबल टाइम्स इक्वल टू क्या था, कंपेयर कर रहा था कि क्या ये इसके 0 आपस में इक्वल है या नहीं। तो इस तरह से, तो num1 इज इक्वल टू 2, num2 इज इक्वल टू num1, सो num2 इज इक्वल टू, यानी कि इसे हमें बस आंसर बताया है कि जो num1 है वो 2 के बराबर है। num1 क्या है, num1 इज इक्वल टू 2, और बोला है कि जो num2 है वो num1 के बराबर है, और num1 ऑलरेडी 2 है, तो num2 बताओ, num2 क्या होगा। तो अगर num2 num1 के बराबर है और num1 2 है, तो num2 भी क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो इस तरह से ये इक्वल टू काम करता है। दूसरी चीज दे रखे कि कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, तो कंट्री की वैल्यू क्या होगी, कंट्री की वैल्यू हो जाएगी इंडिया। तो इस तरह से क्या करता है, वैल्यू को शो करने के लिए काम करता है। दूसरी चीज दे रखी है प्लस और इक्वल टू, तो जिस तरह से जब हम इक्वेशंस बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं कि जैसे x प्लस इक्वल टू वाई, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे num1 इज इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 2, तो num1 प्लस इक्वल टू num2, तो यहाँ पे num1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, यानी कि num1 क्या था 10 प्लस, अब यहाँ पे इज इक्वल टू num2 दे रखा है, तो num2 की वैल्यू क्या है 2, और ऐड होकर आपको क्या मिल जाएगा, 12 वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये इस तरह से काम करता है, यानी कि अगर x यहाँ पे देखो x प्लस इक्वल्स टू वाई लिख रखा है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये इस तरह से काम करेगा। अगर यहाँ लिखा होता y प्लस इक्वल्स टू एक्स, तो हम लिखते हैं y इक्वल्स टू y प्लस एक्स। इसी तरह से यहाँ पे क्या दे रखा है, 10 और 2 दे रखा है, तो 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे। तो आप समझ में आया होगा। अब इसे रेज करते हैं, अपना जो नेक्स्ट ऑपरेटर है उसको समझ। तो नेक्स्ट ऑपरेटर क्या दे रखा है, माइनस और इक्वल टू का साइन दे रखा है। तो जैसे प्लस और इक्वल टू होगा, तो इसमें क्या दे रहा है, x माइनस इक्वल्स टू वाई का वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसे ऑपरेट करना है। तो जैसे num1 की वैल्यू क्या दे रखी है 10, num2 की वैल्यू क्या दे रखी है 2, अब num1 माइनस इक्वल टू num2 है, तो क्या करेंगे 10 माइनस 2 कर देंगे। तो अब समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, दूसरा हमने दे रखा है मल्टीप्लाई इक्वल टू का साइन। तो ऑब्वियस बात जैसा करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे कि num1 और num2 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन और इक्वल टू का साइन, तो क्या करेंगे x इज इक्वल टू एक्स बाय
y हो जाएगा, यानी कि num1 बाय num2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या देगा, अब अगर सिंपल डिवीजन है तो डेसिमल प्लेस भी आएगी, मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर हमें देगा। और अगर फ्लोर डिवीजन है तो फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज को हमें शो नहीं करेगा। लास्ट में क्या दे रखा है, एक्सपोनेंट दे रखा है, तो एक्सपोनेंट से क्या होता है, हमारी पावर जो होती है वो निकल कर आती है, तो पावर जो है हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो x इज इक्वल टू एक्स की पावर y यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो आप समझ आया होगा। अब दे रखा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे 3 ऑपरेटर्स आते हैं, एंड, और नॉट। तो यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स की वैल्यू देनी होती है, अगर सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। तो इस तरह से हमें वैल्यूज दे दी है। जैसे एंड में क्या है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी क्या होगा, हमारा आंसर ट्रू आएगा, पर अगर दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, हमें फॉल्स ही देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है कि num1 इज इक्वल टू क्या दिया है 10, और num2 इज इक्वल टू क्या दिया है -10 -20, तो बोल num1 एंड num2। तो हम कह सकते हैं कि क्या हमारा जो num1 है और जो num2 है क्या वो बुलियन है, उसका इंटीजर टाइप बुलियन है, तो हम कहेंगे हाँ ये दोनों ही क्या है, बुलियन है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब इसको इरेज करें और बात करें हमने नेक्स्ट की, तो यहाँ पे क्या है, दूसरे में क्या दे रखा है कि num3 क्या है 0, और यहाँ पे अगर बोले कि बोल num1 एंड num3, यानी कि जो num1 है और जो num3 है क्या वो बुलियन है, तो दोनों ही अगर बुलियन है तो ट्रू होगा, पर दोनों बुलियन नहीं है, दोनों में से अगर एक भी बुलियन नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि अगर ट्रू में क्या होता है, एंड में अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही कंडीशन ट्रू होगी, अगर एक भी फॉल्स निकला तो हमारा आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो num3 जो है वो 0 है, और 0 हमारा बुलियन में नहीं आता, तो यहाँ पे एक कंडीशन तो ट्रू है num1 वाली, num1 क्या था हमारा 10 बुलियन है, num3 क्या है, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स मिलके क्या बन गए, फॉल्स बन गए, तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स आई। लास्ट में देखा है फॉल्स एंड फॉल्स, तो फॉल्स ही होगा। ऑब्वियसली बात है, अब ये चीज याद रखना, ट्रू एंड ट्रू, एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है, सब में हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखना। अगर बात करें हमने और की, तो और थोड़ा सा अलग है पर लगभग सेम है। और में क्या होता है, अगर हमारे दोनों कंडीशंस फॉल्स है तो ही हमारा आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज हमारी कंडीशंस ट्रू आएगी। जैसे ट्रू ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। तो इस तरह से क्या करता है, और को ऑपरेशन काम करता है। नॉट का मतलब है कि नहीं है, तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिजर्व लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंट। जैसे कि num1 क्या दे दिया, 10 दे दिया, अब हमें पता है कि वो क्या है, हमारा बुलियन इंटीजर है, बुलियन टाइप है, तो bool num1 इज इक्वल टू ट्रू है। अब नॉट num1 यानी कि bool num1, तो क्या होगा, ये फॉल्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर हमने बोला है कि वो बूल है, यानी कि वो बुलियन टाइप है, तो वो ट्रू हुआ। पर अगर मैंने नोट लगा दिया, मैं कह रही हूँ कि नहीं वो नहीं है, तो ये क्या है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि नंबर तो बुलियन है और मैं मना कर रही हूँ नोट लगाकर, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो इस तरह से बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो आई होप समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में भी हमारे 2 ऑपरेटर्स है, और उसमें भी जैसे पहला तरह का इज और इज नॉट, और उसके बाद मेंबरशिप है जिसमें इन और इन नॉट इन दिया है। तो इस ऑपरेटर का मतलब क्या है, इस ऑपरेटर यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की वैल्यू में ही चलेगा, इज और नॉट, इज नॉट में और इन और नॉट इन में। तो यहाँ पे क्या दिया है, जैसे यहाँ पे देखो इस का यहाँ पे क्या काम है, इवेलुएट ट्रू इफ द वेरिएबल ऑन ईदर साइड्स ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट टुवर्ड द सेम मेमोरी लोकेशन एंड फॉल्स अदरवाइज। यानी कि अगर क्या है, हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू यानी कि दोनों कंडीशंस सही निकलेंगी इस ऑपरेटर का यूज करके, एक मिनट पेन का यूज करते हैं, इस ऑपरेटर का यूज करके अगर हमारी दोनों कंडीशंस क्या है ट्रू, तो हमारा आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे क्या दिया है यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखो, पहला बोला है कि num1 इज इक्वल टू 5, यानी कि num1 क्या है 5 के बराबर है। उसके बाद बोला है कि टाइप num1 इज इंट, यानी कि हमें बोला है कि जो num1 है वो क्या है, इंटीजर है, तो ये क्या हुआ, ट्रू वैल्यू है, तो ये सही हो गई। दूसरी चीज हमने देखी, एक्सप्रेशन में दिया है एन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। एन एक्सप्रेशन ऑलवेज इवैल्यूएट्स टू अ वैल्यू और अ स्टैंड अलोन वेरिएबल इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन एक्सप्रेशन, बट अ स्टैंड अलोन ऑपरेटर इज नॉट अ एक्सप्रेशन। यानी कि क्या बोला, एक्सप्रेशन हम ऐसा कह सकते हैं कि क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल ऑपरेटर्स है। जैसे हम मैथ्स में कहते हैं कि a + 2b, तो ये क्या, ये एक्सप्रेशन हो गया। क्या हमने क्या किया, इसमें कांस्टेंट टर्म्स
और जो हमारे वेरिएबल्स टर्म्स है यानी कि ए और बी, इनको इंक्लूड करके हमने एक एक्सप्रेशन बनाया। पर यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, एक कांस्टेंट और वेरिएबल का जो हमारा ऑपरेटर है उसका एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या फिर वो एक स्टैंड अलोन वैल्यू भी हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। पर अगर मैं कहूँ कि कोई एक स्टैंड अलोन ऑपरेटर है, कोई अकेला ऑपरेटर, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 तो ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके आगे प्लस है ऑटोमेटिकली, जिसको हमें लगाने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ प्लस लिख दिया तो ये कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटर है, कोई एक्सप्रेशन नहीं। तो एक अकेला एक्सप्रेशन कोई एक स्टैंड अलोन ऑपरेटर एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि 100 नम माइनस 20.4, उसी तरह से फोर्थ में गया 3.0 प्लस 3.14। तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे एक्सप्रेशन है। अगर मैं यहाँ पे कोई सिंगल ऑपरेटर लिख देती हूँ तो फिर वो हमारा एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। अब प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, यानी कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स का मतलब है कि किसकी हाई प्रेसिडेंस है और किसकी लो प्रेसिडेंस, यानी कि किसको हमें ज्यादा वैल्यू देनी है और किसको कम। जैसे हम मैथ्स में करता है तो उसमें बोर्ड मास लगता है कि पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर आपको बाकी चीजें करनी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा बोर्ड मास जैसा तो कोई भी रूल नहीं है। यहाँ पे आपको जो ऑपरेटर्स है मेंबरशिप वाले वो भी देखने को मिलेंगे, आपको अपने लॉजिकल अर्थमेटिक बहुत सारे एक्सप्रेशन भी देखने को मिलेंगे। तो इनमें से आपको पहले किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसकी पावर ज्यादा होने वाली है उसको देखना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, अगर आपके पास में कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें पावर का भी यूज हो रहा है, उसमें डिवीजन का भी यूज हो रहा है, तो आप पहले डिवाइड करोगे या पावर निकालोगे तो वो चीज देखनी है। तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस हम किसको देते हैं, अपने एक्सपोनेंट को देते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं पे दे रखा है कि 3 की पावर 4 और वहां पे डिवाइड करने को दे रखा है 5 से, तो सबसे पहले आप डिवाइड नहीं करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, पावर निकालोगे, उसके बाद चीजों को डिवाइड करना शुरू करोगे। तो बोर्ड मास रूल यहाँ पे नहीं लगता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको है, पावर निकालने के लिए कि एक्सपोनेंशियल को। उसके बाद यहाँ पे आपके जो ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस के और कॉम्प्लीमेंट के, तो वो सारी चीजों का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको जो बेसिक ऑपरेटर्स होगा मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, मॉड्यूलस के, फ्लोर डिवीजन के, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद में रखना है कि पहले आपको किसको इंपॉर्टेंस देनी है और फिर दूसरे नंबर पे किसको। तो उसके एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे दिया है हाउ विल पाइथन इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पाइथन जो है वो किस तरह से इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा। तो एक्सप्रेशन में क्या है, 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 40। तो अगर हम अपनी टेबल को देखें तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो मल्टीप्लाई का साइन है, जो स्टार है, वो यहाँ पे हमें थर्ड नंबर पे देखने को मिल रहा है। और जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो कहाँ पे है, फोर्थ नंबर की प्रेसिडेंस पे है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि पहले हमें मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद प्लस। तो जो टेबल पे हायर वैल्यू पे होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसा हमने देखा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 40 को, तो मल्टीप्लाई करने पे 1200 आएगा और फिर उसमें ऐड करेंगे हम 20 को, तो फिर हमारा 1220 क्या हो जाएगा। इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो आप समझ में आएगा किस तरह से आपको प्रेसिडेंस जो है वो टेबल के अकॉर्डिंग चेक करनी है। तो आप एक बार उस टेबल को 2-3 बार रीड कर लोगे तो आपको याद रह जाएगा। उसी तरह दूसरा दे रखा है कि पाइथन को इवैल्यूएट करना है, दोबारा से एक्सप्रेशन दे दिया प्लस और माइनस का। तो जो हमारे 2 ऑपरेटर्स हैं उसमें माइनस और प्लस दे रखा है, दोनों की इक्वल प्रेसिडेंस है। पर अगर देखें तो पहला ऑपरेटर कौन सा दे रखा है हमें अप्लाई करने के लिए। अब देखो ये दोनों फोर्थ लेवल पर ही है, तो इसलिए अब जो पहले दे रखा होगा हम उसी को अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले माइनस दिया है तो पहले इन दोनों का माइनस परफॉर्म होगा और फिर उसके बाद जो है वो प्लस होगा। तो पहले माइनस करेंगे यानी कि आंसर आया -10, फिर उसमें ऐड करेंगे। तो जब प्रेसिडेंस सेम होगी तो जो ऑपरेटर पहले दिया होगा उसको पहले ऑपरेट किया जाएगा। तो आप समझ में आएगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं। अब बोला स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होती है, इन पाइथन अ स्टेटमेंट इज अ यूनिट ऑफ कोड दैट पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट। यानी कि पाइथन में क्या होता है, जो हम स्टेटमेंट देते हैं वो क्या होते हैं, वो यूनिट ऑफ कोड्स होती है। उसमें हम कुछ कोड्स लिखते हैं जिनको पाइथन का इंटरप्रेटर बाद में क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। मान लो मैंने लिखा x = 4, तो अब मैंने x की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब मैंने क्यूब के अंदर सेव कराया x की पावर 3, तो 2 बार एक्सपोनेंट आएगा, 2 बार स्टार होगा तो उसका मतलब पावर हो जाता है। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है जब हमारी पावर क्या हो, किसी भी एक एलिमेंट की पावर, जैसे कि m की पावर n है तो इसे इरेज करते हैं। जैसे m की पावर n दे रखी है और अगर ये n हो, n = 3 हो जाए तो क्या होगा, n = 3 होगा तो यहाँ पे वो क्यूब बन जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे हमने क्यूब के अंदर सेव करा लिया और क्या करना, क्यूब = x की पावर 3। तो x क्या था, 4, तो 4 का क्यूब हमें प्रिंट कराना है, तो प्रिंट x क्यूब। तो हमने प्रिंट कराया तो x क्या था, 4 और उसका क्यूब हो जाएगा 64। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स यानी कि हमने कोड लिखा और फिर वो एग्जीक्यूट हो गया। अब बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट की। तो इनपुट
एंड आउटपुट में क्या होता है, इनपुट देगा हमारा यूजर और आउटपुट हमें हमारा जो इंटरप्रेटर है या जो कंपाइलर है वो हमें रिटर्न करेगा। समटाइम्स जो प्रोग्राम हम बनाते हैं कभी कभी क्या होता है कि हम इंटरेक्ट करते हैं अपने यूजर के साथ, यानी कि हम कभी कभी क्या करते हैं अपना डेटा ऑलरेडी खुद ही दे देते हैं, और कभी कभी क्या होता है हम अपने डेटा को यूजर से भी ले सकते हैं, यूजर से भी कलेक्ट करा सकते हैं। सो इनपुट फंक्शन क्या करता है, प्रमोट करता है यूजर टू एंटर डेटा। जब हम इनपुट करा रहे हैं तो क्या कराता है, हम यूजर को यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि प्रमोट करता है कि वो क्या करे, अपने डेटा को एंटर करे ताकि हम क्या कर सके, उसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके। तो इनपुट प्रॉम्प्ट का क्या आता है हमारा, इनपुट यानी कि एंटर योर वैल्यू, एंटर योर चॉइस, इस तरह से जब हम अपने स्टेटमेंट्स देते हैं तो उसमें हम अपने यूजर से चीजें एंटर करवाते हैं। प्रॉम्प्ट इन द स्ट्रिंग वी मे लाइक टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन प्रायर टू टेकिंग द इनपुट एंड इट्स ऑप्शनल। When the prompt is specified, first it is displayed on the screen, after which the user can enter data. The input take exactly what is typed from the keyboard, converts it into a string and assign it to the variable on the left. यानी कि ये इनपुट है, जैसे यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल में कि f name is equal to input enter your first name। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने पहले तो उसे सेव करा लिया f name में, फिर इनपुट कराया यूजर से और उसमें हमने स्टेटमेंट लिख के दी कि क्या एंटर करना है, आपको अपना फर्स्ट नेम जो है वो एंटर करके देना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज क्या करी हमने, एंटर योर फर्स्ट नेम। अब हमारे यूजर ने क्या कर दिया, अपने नेम को यहाँ पे एंटर कर दिया। तो ये इनपुट इस तरह से शो होता है, यानी कि हमने अपना कोड बनाया था, हमने वो कोड लिखा, अब यूजर के पास में वो इस तरह से नहीं जाता कि f name is equal to input enter, वो वहाँ पे जाएगा सिर्फ हमारी वो स्टेटमेंट एंटर योर फर्स्ट नेम, यूजर फिर वहाँ पे अपना जो स्टेटमेंट है उसका इनपुट होगा वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग में दे देगा। उसके वजह से दूसरा दे रखा है यहाँ पे एज इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज। तो यहाँ पे यूजर के पास में क्या जाएगा, एंटर योर एज, और उसके बाद वो अपनी एज यहाँ पे लिख देगा। तो इस तरह से सारी चीजें क्या होती है, परफॉर्म होती है। तो इनपुट आप समझ में आया होगा। उसी के साथ साथ हमारा क्या होता है, आउटपुट भी होता है। आउटपुट हमारा कंपाइलर हमें रिटर्न करके देता है। सो द वेरिएबल f name विल गेट द स्ट्रिंग अर्नब, यानी कि अब जो हमने इनपुट मांगा है उसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी एक स्ट्रिंग जो है वो रिसीव हो जाती है जो यूजर लिख के देगा। जैसे फर्स्ट नेम में अर्नब आ गया और एज में 19 ईयर्स आ गया। तो इस तरह से, और ये दूसरा एग्जांपल भी दे रहा है, तो आपको उसकी क्लास अगर फाइंड करनी है या टाइप फाइंड करना है तो आप वो भी क्लास जो है वो निकाल सकते हो। जैसे टाइप जो हमने देखी एज की, तो वो इंटीजर है तो इंट वैल्यू भी आ गई। इस तरह से अब वैल्यूज को जब प्रिंट कराना होता है जो आउटपुट है, तो उसके लिए आप प्रिंट फंक्शन का लगाते हो, यूज करते हो कि प्रिंट वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको प्रिंट करानी है उसको आप लिख देते हो, तो वो इस तरह से सॉल्व होगा। अब जैसे स्टेटमेंट दे रखी है प्रिंट हेलो, अब ये क्या थी, ये हमारा स्टेटमेंट थी एक। अब ये इनपुट भी कराता तब भी हमारा आंसर आता, जैसे कि मान लो हमने लिखा होता कि एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, या फिर हमने लिखा होता ग्रीटिंग इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर ग्रीटिंग्स। तो वहां पे अगर हम करते तो वहां पे जो भी ग्रीटिंग हम लिखते वो आ जाता। साथ साथ में अगर हम चाहते हैं कि हम कोई इनपुट नहीं लेना चाहते, हम अपना ही मैसेज ट्रांसफर करना चाहते, तो उसकी जगह पर हम कोई इनपुट नहीं लेंगे, सीधा अपना मैसेज लिख देंगे प्रिंट हेलो, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, हेलो। उसी के साथ अगर हमने क्या किया, प्रिंट किया 10 मल्टीप्लाई 2.5, तो आउटपुट में क्या आएगा 25.0। मैंने साथ में लिख दिया प्रिंट आई लव माई कंट्री, तो अब आंसर में जो हमारा आउटपुट है उसमें क्या लिख कर आएगा, आई लव माई कंट्री। प्रिंट नहीं लिखा आएगा, प्रिंट सिर्फ फंक्शन है जो उसे वो परफॉर्म कराएगा। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है प्रिंट आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, उसके बाद यहाँ पे आपका जो आउटपुट है उसमें आई एम 16 ईयर ओल्ड लिखकर आ जाएगा। तो आप समझ में आया किस तरह से ये चीजें जो है वो डिफाइन है। अब जो प्लस है वो जोड़ने का काम करता है, जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई यानी कि जो स्टार होता है वो मल्टीप्लाई करने का काम करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह से कॉमास, हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो काम आपस में करते हैं। अब टाइप कन्वर्जन, यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो किस तरह से होगा। तो पहला दिया है जैसे कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम, नंबर इज इक्वल टू एंटर अ नंबर एंड आई विल डबल इट, यानी कि आपने क्या किया, इनपुट कराया अपने यूजर से। तो सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाया नंबर, जिसमें आपने अपना डेटा स्टोर कराया, इनपुट लिया कि आप यूजर से चाहते हो कि एंटर करो अपने नंबर को। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एंटर अ नंबर आई विल डबल इट, तो यानी कि जो भी यूजर हमारा नंबर डालेगा हम क्या करेंगे, अपने उस प्रोग्राम से उसको डबल करके देंगे। तो यहाँ पे यूजर के लिए हमने क्या किया, अब ताकि उसका नंबर डबल हो जाए तो नंबर इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, तो जब वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डबल होकर मिल जाएगा। तो अब वो जो डेटा है वो नंबर में स्टोर हो गया, तो इसलिए हमने क्या किया, प्रिंट करा लिया नंबर को। तो अब इसका एग्जाम्पल जो आपको दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है कि मान लो यूजर ने क्या एंटर किया, यूजर ने एंटर किया 2, तो अब क्या है, एंटर कर दिया उसने 2, तो अब उसके बाद फिर हमारा ये प्रोग्राम रन होगा। तो नंबर क्या था 2, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, अब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर से उसको आपने दोबारा मल्टीप्लाई किया तो 2, और यहाँ पे दोबारा से क्या लिख किया 2 डबल होकर वहां पर आ गया।
पर यहाँ पर हमारा आंसर में क्या आया, 22 लिख कर आया, और 2 का डबल होता है 4, तो यहाँ पे ये आंसर तो हमारा गलत आ गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, कुछ तो एरर है जो तो कुछ हमारे प्रोग्राम में क्या है, हमसे गलती हो गई जिसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो करेक्ट नहीं आया। तो इसमें क्या गड़बड़ है, जैसे हमने यहाँ पे क्या, इन्होंने नंबर जो है नंबर में इनपुट कराया आपने उस वैल्यू को, उसके बाद यहाँ पे हमने इनपुट कराने के बाद उसको प्रिंट करा लिया और मल्टीप्लाई, मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई किया फिर प्रिंट करा लिया। पर यहाँ पे जब हमने क्या किया, इनपुट कराया था तो उसका जो टाइप थी वो टाइप क्या थी, उसकी टाइप थी स्ट्रिंग की। तो जब स्ट्रिंग है, जब हमने देखा था कि स्ट्रिंग क्या है, अगर जैसे मैंने हेलो लिखा था और हेलो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही थी तो वो हेलो हेलो लिखकर आ जा रहा था, तो हेलो को 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो स्ट्रिंग क्या हो गई, 2 बार रिपीट हो गई। तो बिल्कुल उसी तरह ये जो 2 हमने यहाँ पे लिखा, उसको भी जब हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2 2 से 4 होने की जगह 22 हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसीडर हो रहा है। तो हमें उसकी टाइप को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि वो क्या हो, जो उसका काम है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर वो 2 की जगह 4 हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करने के लिए, इस तरह से रिटर्न करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट कराया अपने यूजर से पहले की तरह। अब जो नंबर है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो स्ट्रिंग थी str जो थी हमारी, उसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, नंबर इज इक्वल टू इंट नंबर, यानी कि नंबर क्या है, इंटीजर के बराबर है। तो जब इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो है मल्टीप्लाई होकर मिलता है, रिपीट नहीं होता। नंबर इज इक्वल टू इंट नंबर। तो अब जो नंबर 1 था वो तो क्या था हमारा 2, अब वो इंटीजर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4। तो जब उसे प्रिंट कराओगे तो आपके आंसर में क्या आ जाएगा, 4 आपको देखने को मिलेगा। आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अपने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है, explicit conversion also called type casting happens when data type conversion take place because the programmer forced it in the program. The general form of explicit data type conversion is new data type expression। यानी कि जैसा अभी हमने देखा कि हमारे पास जो स्ट्रिंग वैल्यू थी उसको हमने फोर्सफुली क्या किया, इंटीजर वैल्यू बनाया, इंट नंबर करके हमने उसे लिखा। तो वो क्या था, वो यहाँ पे हमने फोर्सफुली इसको कन्वर्ट किया इंटीजर में, वो था स्ट्रिंग, हमने उसे इंटीजर में उसके टाइप में कन्वर्ट किया। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या है कि जब हम क्या करते हैं, फोर्सफुली अपने एक टाइप को कन्वर्ट करते हैं दूसरे टाइप में ताकि हम प्रोग्राम को रन कर सके, तो वो क्या हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में आएगा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, जो भी आपको न्यू डेटा टाइप देना है उस डेटा टाइप का नाम लिखो, जैसे हमने आगे क्या लिखा था, इंट लिखा था। उसके बाद जिसको कन्वर्ट करना है उस एक्सप्रेशन को लिख दो। हमें नंबर को कन्वर्ट करना था इसलिए हमने नंबर लिखा था, इंट नंबर। तो इंट क्या हो गया, न्यू डेटा टाइप, और नंबर क्या हो गया हमारा एक्सप्रेशन। तो इस तरह से ये काम करता है। तो अब समझ में आया होगा। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है, इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि यहाँ पे पहला क्या दिया, इंट एक्स, कन्वर्ट एक्स इनटू इंटीजर, यानी कि जो भी आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको इस तरह से फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट लिखना पड़ेगा, फ्लोट यानी कि डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str लिखना पड़ेगा, या फिर अगर आपको ASCII वैल्यू यानी कि जो अगर उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो CHR लिखना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि वो क्या करे, रिटर्न करे हमें ASCII कोड्स, तो आपको उसको से ORD ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो है, एक्सप्लिसिट टाइप के जो हमारे कन्वर्जन है वो परफॉर्म होता है। मान लो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया जिसमें आपको इंटीजर वैल्यू को फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, आपका नंबर दे रखा है, आपको ऊपर वाले जो वैल्यूज दे रखे हैं, जैसे हैशटैग लगा के जो वैल्यूज दे रखे हैं, ये क्या है, जो स्टेटमेंट है ये हमारी कमेंट है। ये कमेंट क्या है, ये प्रिंट नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है कि जो प्रोग्राम है वो किस तरह से चल रहा है और किसके ऊपर बना हुआ है। तो ये हमारी हेल्प करता है समझने के। जैसे हम की समझ रहे हैं सर, तो हम ये प्रोग्राम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम क्या समझ सके, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन समझ सके फ्रॉम इंट टू फ्लोट। तो जो हमारे कमेंट्स हैं वो इसलिए काम आते हैं। जैसे पहला दिया नंबर इज इक्वल टू 10, num2 इज इक्वल टू 20, num3 इज इक्वल टू num1 प्लस num2। तो ये जो इंटीजर वैल्यूज थी ये क्या हो गई, आपस में ऐड हो गई, हमने प्रिंट करा लिया num3 को। अब हम चाहते हैं, हमें देखो प्रिंट टाइप num3, अब हम देखना चाहते हैं कि num3 का टाइप क्या होगा, तो वो भी हमने प्रिंट कराया। उसके बाद हमने क्या किया, कन्वर्जन किया। हमने क्या किया, num4 को लिखा फ्लोट num1 प्लस num2। हमने यानी कि पहले क्या दिया, अपना न्यू डेटा टाइप लिख दिया कि अब हमें इंटीजर नहीं फ्लोट चाहिए, तो फ्लोट लिखा। उसके बाद एक्सप्रेशन लिख दिया कि num1 प्लस num2 को ऐड करने के बाद जो भी आता है वो एक्सप्रेशन हमें फ्लोट में चाहिए, तो ये हमने इस तरह से लिखा। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, हमने प्रिंट करा लिया अपना num4, और फिर हमने ये भी प्रिंट कराया कि num4 का टाइप क्या है। तो अगर देखो जब हम ऐड करेंगे तो सबसे पहली स्टेटमेंट कौन सी ऐड होगी, जो हमारी प्रिंट वाली है, तो num3 क्या आएगा हमारा 10 प्लस 20 30, तो 30 प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने क्या प्रिंट कराया था, टाइप प्रिंट कराया था। तो num3 का टाइप क्या है, क्लास है उसकी इंट, इंटीजर टाइप है उसका। फिर उसके बाद हमने num4 को प्रिंट कराया जो कि है फ्लोट में, तो फ्लोट में क्या आ जाएगा 30 और
डेसिमल में चाहिए तो 0.0, और उसकी जो क्लास है, इसकी जो टाइप है वो कौन सा टाइप है, फ्लोट टाइप है। तो इस तरह से कन्वर्जन जो है, इस तरह से जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है वो यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। सिमिलर एक एग्जांपल हमें यहाँ पे दूसरा भी दे रखा है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, फ्लोट टू इंट में कन्वर्ट करना है, तो ये भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। अब एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन बिटवीन नंबर्स एंड स्ट्रिंग, जैसे हमने अगर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है या स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी आपको सेम यही चीज करनी पड़ेगी। तो जैसा हमने अपना उस ऊपर वाले एग्जांपल में किया था कि जो हमारा 2 था वो क्या था, पहले एक स्ट्रिंग की तरह कंसीडर हुआ था, फिर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। पर अब हमें क्या करना है, जो हमारा नंबर है हमें उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे समझेंगे, जैसे हमारा टाइप कन्वर्जन दे रखा है बिटवीन नंबर एंड स्ट्रिंग। तो प्राइस आइसक्रीम, आइसक्रीम का प्राइस क्या है 25, प्राइस ब्राउनी का प्राइस क्या है 45। तो आपने टोटल प्राइस निकाला, प्राइस आइसक्रीम को ऐड किया और प्राइस ब्राउनी को ऐड करने के बाद आपने लिखा कि द टोटल इज रुपीज, जो भी टोटल प्राइस है वो आपने प्रिंट कराया। तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको एरर देखने को मिलेगी कैन, और एरर टाइप क्या है, आपका टाइप एरर है कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। यानी कि हमें इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे एक एरर आ गई, इन्होंने कहा कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को ही ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो स्ट्रिंग है, पर स्ट्रिंग के साथ हम यहाँ पे कोई भी प्राइस जो है, ये वो जो इंटीजर वैल्यू में है उसको हम ऐड करके नहीं दे सकते। तो अगर हमें स्ट्रिंग के साथ में कोई नंबर ऐड कराना है तो वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रिंग है वही आपस में क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो नंबर है उसको कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग टाइप में, ताकि हम क्या कर पाए, उसे ऐड कर पाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा हमने टोटल प्राइस था जो इंटीजर वैल्यू में था उसको चेंज करना बहुत आसान है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे अपना जो न्यू डेटा टाइप है उसे लिखेंगे और एक्सप्रेशन है उसे लिख देंगे। सो द टोटल इन रुपीज प्लस, अब ये स्ट्रिंग है तो इसको भी स्ट्रिंग बना देंगे, तो इसलिए आगे लिख दिया str स्ट्रिंग और टोटल प्राइस हमारा स्ट्रिंग बन गया। तो फिर वो हमारा 70 रुपीज ऐड होकर यहाँ पे इसके साथ में हमें देखने को मिला। अब सेम यहाँ पे क्या कर रखा है, प्रोग्राम टू शो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब सेम जैसा हमने पहले देखा था कि यहाँ पे स्ट्रिंग को हमने क्या करा, कंकैटिनेट किया, तो यहाँ पे हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ही देखेंगे कि जैसे हमारा जो प्राइस था क्या दे रखा है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, यानी कि स्ट्रिंग्स का कंकैटिनेशन, स्ट्रिंग्स को ऐड, कंकैटिनेशन का मतलब होता है ऐड होना। तो वो हम देखेंगे, जैसे आइसक्रीम का क्या दे रखा है 25, ब्राउनी का दे रखा है 45, स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करेंगे, ऐड करेंगे, तो प्राइस इज इक्वल टू आइसक्रीम प्लस ब्राउनी, तो प्राइस इज इक्वल टू टोटल प्राइस रुपीज, फिर प्राइस लिख दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्राइस इज इक्वल टू, अब वो इंटीजर वैल्यू है तो यहाँ पे इंट आइसक्रीम प्लस इंट ब्राउनी, क्योंकि नंबर्स को ऐड करने के लिए उसको हम स्ट्रिंग नहीं बनाएंगे, स्ट्रिंग बना देंगे तो फिर वो रिपीट हो जाएगा। तो इसलिए नंबर्स को ऐड करने के लिए उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया और फिर स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए उसे दोबारा क्या किया, स्ट्रिंग प्राइस में कन्वर्ट किया, फिर ऐड होकर वो हमें क्या मिला, दोनों प्राइस मिल गए। देखो अगर हम उसे यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं बनाते तो ऐड नहीं होता, और अगर नंबर्स को यहाँ पे अगर हम सिंपल ऐसे ही प्रिंट करा देते तो फिर क्या होता, 25 प्लस 45 ना हो करके वो क्या होता, यहाँ पे वो 2545 प्रिंट होकर आ जाता। तो ये तो गलत है, इस तरह से थोड़ी ना ऐड होना था। तो इसलिए हमने क्या किया, बाद में से इंटीजर्स को साथ में ऐड करा दिया ताकि हमारी वैल्यू जो है वो सही आए, गलत ना आए। तो ये हमारा हुआ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अब पढ़ेंगे इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ, इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑल्सो नोन एज conversion happens when data type conversion is done automatically by Python and is not instructed by the programmer। यानी कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में क्या था, प्रोग्रामर को खुद उसे कन्वर्ट करना पड़ रहा है, स्ट्रिंग को इंटीजर में, इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को किसी और डेटा टाइप में, तो हम खुद से कन्वर्ट कर रहे हैं। पर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या है, बहुत समझदार है, वो खुद ही अपने मुताबिक क्या करता है, प्रोग्राम को खुद ही कन्वर्ट कर लेता है। वहां पे ह्यूमन का या फिर क्या कहते हैं जो यूजर है उसका कोई भी वहां पे हाथ नहीं होता उसको कन्वर्ट करने के लिए। जैसे num1 इज इक्वल टू में क्या दिया 10, num2 इज इक्वल टू 20.0 दे रखा है। तो सम करेंगे तो सम में हम क्या करेंगे, num1 प्लस num2 को ऐड करेंगे, एड एंड एन इंटीजर, हमने उसको क्या किया, ऐड किया। तो अगर हम देखें तो num1 क्या है, इंटीजर है, और num2 क्या है, फ्लोट है। दोनों की टाइप क्या है, अलग है, पर जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट जो हमारा होकर आएगा वो आएगा 30.1। यानी कि अब हमने कुछ भी कन्वर्ट नहीं किया, पर प्रोग्राम में हमारा जो कंप्यूटर था उसने खुद ही क्या कर लिया, इंटीजर वैल्यू को और फ्लोट वैल्यू को आपस में ऐड करके हमें एक फ्लोट वैल्यू क्या कर दी, जनरेट करके दे दी। तो यहाँ पे कोई एरर क्रिएट नहीं हुई, कोई गलत आंसर नहीं आया, आंसर वही आया जो आना चाहिए था, 10 + 20 30 ही होता है। और जो इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप का, हमको भी उसने खुद ही कन्वर्ट करके क्या दे दिया, हमें आंसर दे दिया। तो यानी कि विदाउट गिविंग एनी एरर
विदाउट आस्किंग फॉर एनी कन्वर्जन हमारे इम्प्लिसिट कन्वर्जन ने क्या किया, खुद ही उसको कन्वर्ट करके आंसर जनरेट किया। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि ये जो कन्वर्ट करता है उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होती, हमारा आंसर मिल जाता है हमें। डीबगिंग क्या है, डीबगिंग होता है हमारा एरर्स को फाइंड करना। जैसे कि जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप कभी कोई एरर कर ही नहीं सकते, आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो जब भी प्रोग्रामर क्या करता है, कोई प्रोग्राम लिखता है तो उसके दौरान उससे क्या होता है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स, कभी कभी बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाते हैं, कुछ पैरेंथेसिस नहीं लगाया, कहीं कॉलम नहीं लगाया, कहीं पे कोटेशन मार्क नहीं लगाया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो डीबगिंग क्या होता है, डीबगिंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उन जो गलतियां हैं उनको बाहर निकालते हैं, यानी कि उनको ढूंढते हैं, उनको डीबग करते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के हमारी जो एरर्स हैं वो हमने कैटेगराइज कर रखी है। पहली है हमारी सिंटेक्स एरर, दूसरी है लॉजिकल एरर और लास्ट हमारी रन टाइम एरर। तो यही हमारी क्या है, हमारी जो कैटेगराइज वाली एरर्स हैं वो हमने कैटेगराइज कर रखी है। सिंटेक्स एरर को हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, प्रोग्रामर क्या करता है, अपना जो भी कोड है उसने वो लिखा, पर उस कोड को लिखने के दौरान उससे क्या हो गई, कोई सिंटेक्स मिस्टेक हो गया, यानी कि कोई ऐसी मिस्टेक हो गई जो सिंटेक्स, उसका जो पैटर्न जो हम फॉलो करते हैं उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। मान लो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10+20 और सॉरी 10+12 लिखा हुआ है, ब्रैकेट पूरे क्या है, क्लोज है। पर यहाँ पे अगर क्या हो, यहाँ पे जैसे 7+11 लिखा हुआ है, ब्रैकेट ओपन किया, 7+11 किया, अब वो मान लो ब्रैकेट लगाना भूल गया, ये वाला ब्रैकेट उससे रह गया, तो क्या होगा, यहाँ पे फिर एक सिंटेक्स एरर आ जाएगी। यानी कि आपने क्या किया, जो पैटर्न था, अगर आप ओपन कर रहे हो तो क्लोज भी करोगे, तो ये जो पैटर्न है वो आपने सही से फॉलो नहीं किया, एक सिंटेक्स में एरर आ गई, तो उस पे उसकी वजह से क्या होगा, जो एरर क्रिएट होगी वो सिंटेक्स एरर होगी। जो पैरेंथेसिस की अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, किसी लिखते रहते हैं, लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिख दिया तो कभी कभी हम जो क्या बोलते हैं, जो पैरेंथेसिस है वो हम लगाना भूल जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम जो हमारे सिंटेक्स एरर में आती है कि आपने सिंटेक्स सही से फॉलो नहीं किया। या फिर आपने मानो कि आप क्या कर रहे हो, ऐसा कोई आपने कोई प्रोग्राम लिखा, 3 लाइनें लिखनी, उसके बाद आपने यहाँ पे इनपुट कराया, तो इनपुट कराने के दौरान आपने क्या करा, एंटर योर वैल्यू करके आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कोटेशन मार्क दे दी। अब एंटर योर वैल्यू करने के बाद पैरेंथेसिस बंद कर दिया, पर आप कोटेशन को बंद करना भूल गए, तो ये भी क्या है, फिर हमारी एक सिंटेक्स एरर है। यानी कि इस तरह की एरर्स जो एक पैटर्न को फॉलो करके चल रही है उसमें अगर एरर आ जाए तो वो सिंटेक्स एरर में आता है। लॉजिकल एरर क्या है, यहाँ पे हमारा आंसर तो आएगा, सिंटेक्स एरर में तो एरर क्रिएट हो जाती है, कोई आंसर ही नहीं आता, पर लॉजिक एरर में हमें आंसर मिलता है। लॉजिकल एरर में इस तरह की एरर होती है, ऐसा मान सकते हैं कि मतलब आपने कोई चीज लिखी, अपना कोई प्रोग्राम लिखा, उसके बाद आपका जो वैलिड आंसर आना चाहिए था वो ना आकर आपको कोई और ही आंसर देखने को मिल जाएगा। तो ये वाली जो एरर होती है ना, वो होती है हमारी लॉजिकल एरर, यानी कि जो आंसर आना चाहिए था वो ना आकर के दूसरा कोई आंसर आ गया। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 10+12/2 लिखा, तो मैं चाहती हूँ कि पहले 10+12 क्या हो, आपस में ऐड हो और उसके बाद 2 से डिवाइड हो, तो मैंने वही क्या किया, वही यहाँ पे लिख दिया कि 10+12/2। पर यहाँ पे एक्चुअली में होगा क्या, जब आप इस आंसर को, इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको क्या देखने को मिला कि 10+12/2 लिखा हुआ है ना, तो पहले क्या होगा, एक मिनट से रेस करता है, फिर साफ साफ लिखेंगे कि सबसे पहले आपने लिखा है 10+12 और उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग 12+2 जो है वो पहले सॉल्व होगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6 और फिर 10+6 क्या होगा, ऐड होगा। पर हमें अपने आंसर में ये नहीं चाहिए था, क्योंकि हम क्या चाहते थे, हम तो चाहते कि पहले एडिशन हो और उसके बाद डिवीजन हो। तो ये क्या हो गई, एक लॉजिकल एरर हो गई। मान लो कि जब आप फॉर्मूला ही गलत लगा दो तो आंसर तो आएगा, पर वो आंसर नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो जिस तरह की जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया, तो वो एरर किस में आते हैं, वो हमारे लॉजिकल एरर में आते हैं, यानी अपने लॉजिक ही गलत लगा दिया। आंसर तो आएगा, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, पर आपका लॉजिक गलत है तो इसका गलत आंसर आएगा। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं कि पहले एडिशन और फिर डिवीजन, तो उसके पहले हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे कि हम चाहते हैं पहले 10+12 आपस में सॉल्व हो और उसके बाद क्या हो, इनकी डिवीजन परफॉर्म हो। तो ये होता है हमारा लॉजिकल एरर। अब जो हमारे लास्ट है रन टाइम एरर, जिसके बाद हमारा जो चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो रन टाइम एरर क्या है, ये हमारे इस टाइप के एरर है जो क्या करते हैं, एब्नॉर्मली टर्मिनेट हो जाते हैं। यानी कि इस तरह के जो प्रोग्राम हम रन करते हैं जिसमें क्या हो, एग्जीक्यूशन, हमने उसे एग्जीक्यूट किया अपने प्रोग्राम को, पर वो क्या हो, वो खुद से ही क्या हो गया, टर्मिनेट हो गए, यानी कि वो हम जो चाहते थे उस तरह का आंसर ना आकर के वो एब्नॉर्मली टर्मिनेट हो गए। इसमें कोई ऐसी एरर नहीं होती, पर इसमें किस तरह की एरर होगी कि मान लो आपने कोई प्रोग्राम यहाँ पे क्या करा, लिखा, उसके बाद आप चाहते हो कि ये प्रोग्राम क्या हो, आपने उसे रन किया, रन करने के बाद मान लो कि आपका सिंटेक्स भी सही है, ये आपका सही है, पहली दूसरी तीसरी लाइन सारी सही है, सिंटेक्स भी सही है, उसके बाद आपका लॉजिकल जो फॉर्मूला है वो भी ठीक है, पर मान लो आपने कोई ऐसा वैल्यू एंटर कर दी, क्योंकि जैसे मान लो हमने क्या किया, यूजर से यहाँ पे इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद अगर यूजर ने यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू डाल दी जो क्या है उस प्रोग्राम को ब्रेक करवा सकती है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो हमारा रन टाइम एरर में आ जाएगा। यानी कि प्रोग्राम तो रन होने के लिए तैयार था, पर आपने ही ऐसी वैल्यू एंटर कर दी जो एरर
एरर क्रिएट कर दिया जिसने, और फिर वो प्रोग्राम वहीं पे ब्रेक हो गया। मान लो यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस जो रन टाइम एरर में है वो हमारी जीरो डिवीजन एरर है। इसमें क्या होता है कि मान लो आपने अपनी वैल्यूज ली, उसको आपने क्या किया, डिवाइड करने के बारे में सोचा। इसमें अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं तो इसमें मान लो कि आपका एक num1 था, उसमें आपने इनपुट कराया, फिर आपका num2 था, अब आपने उसकी वैल्यू इनपुट कराई, और उसके बाद आपने क्या किया, num1 बाय num2 आपने क्या किया, प्रिंट कराने के लिए बोल दिया। तो प्रिंट कराओगे तो डिवीजन हो गया। मान लो कि num1 किसी ने दे दिया 5 और num2 दे दिया किसी ने 10, तो ये क्या हो जाएगा 5/10, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5 आंसर आ जाएगा। पर अगर मान लो कि यहाँ पे किसी ने आपने प्रिंट कराया और किसी ने वैल्यू दे दी, num1 में तो वैल्यू दे दी 5 और num2 में वैल्यू दे दी 0, तो 5/0 क्या हो जाएगा, ये तो एरर क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला भी ठीक था, आपका लॉजिक भी ठीक था, आपका सिंटेक्स भी ठीक था, फिर भी आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई, आपकी रन टाइम एरर आ गई कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपने क्या किया, एक ऐसी वैल्यू को एंटर किया जिसका आंसर डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या हो गया, आपका प्रोग्राम वहाँ पे एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। तो इसलिए वहाँ पे क्या हो गई, रन टाइम एरर आपको देखने के लिए मिली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो एरर्स हैं वो आपके प्रोग्राम को खराब कर सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। तो इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।